Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Adris Ahmed and I welcome you to the lecture number 11 of the English course English WhatsApp करो। आज राइटिंग स्किल्स में हम दोबारा ग्रामर का पोर्शन टच करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिव्यू कर लें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंस के बारे में पढ़ा कि टेंस क्या होता है। एक टेंस जुमले में मौजूद एक्शन का टाइम होता है। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, 3 टाइप्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और उसके बाद हमने उनकी फर्दर 4 टाइप्स पढ़ी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमने सेंटेंस और टेंस में डिफरेंस देखा। एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, जबकि टेंस उसी जुमले में मौजूद एक्शन का टाइम होता है। उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म्स देखी। 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। और हमने इनके रूल्स देखे और हमने ये देखा कि थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म से पहले कुछ खास हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं। थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, और आईएनजी फॉर्म से पहले इज, एम, आर, वाज, वर एंड बी, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने लास्ट पर इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड ऑर्डर देखा और वो एसवीओ था, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। और आज हम टेंसेस की जानी मूव करेंगे और सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस देखेंगे। कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट का कॉन्टिन्यूस भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। सो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि आपकी टेंसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो ये कि विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो कॉन्टिन्यूस टेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इनमें सेम फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और वो कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हर कॉन्टिन्यूस टेंस में, चाहे वो पास्ट का है, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे फ्यूचर का है, उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टेंसेस। सबसे पहले हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि हमें ये बताता है कि पास्ट के टाइम में कोई एक्शन कॉन्टिन्यू था, यानी माजी के टाइम में कोई एक्शन जारी था। और सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, और हम ऑर्डर पढ़ चुके हैं, आपको ऑर्डर बताया जा चुका है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ऑर्डर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक चीज अब आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए कि सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट आता है, जुमले में सबसे आखिर पर हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और दरमियान में वर्ब आता है। और वर्ब की बस फॉर्म चेंज होती रहती है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, एंड पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट की बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन उस आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी वाज और वर। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इन फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो नाउ एग्जांपल्स आर, सबसे पहले एग्जांपल ही वाज ईटिंग एप्पल्स। तो ही इज द सब्जेक्ट, वाज इज द हेल्पिंग वर्ब जो कि के मुताबिक आ रही है वाज, और ईटिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद एप्पल्स जो कि ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट एग्जांपल है आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट। तो आई इज द सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद हैविंग जो कि आईएनजी फॉर्म है हैव की, और उसके बाद ब्रेकफास्ट जो कि ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज। द बॉयज इज द सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग जो कि आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, मेक की, और उसके बाद अ नॉइज जो कि ऑब्जेक्ट है। इसके इस्तेमाल यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये हैं। सबसे पहले इस्तेमाल, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। यानी ये ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पास्ट में किसी वक्त में जारी था। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आप प्रेजेंट से पहले पास्ट में किसी टाइम पर कर रहे थे और वो जारी था, कंटिन्यू था, उसको जाहिर करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि उस एक्शन का जो कि आप पास्ट में कर रहे थे, कंटिन्यू था, उसका टाइम मेंशन भी हो सकता है और मेंशन नहीं भी हो सकता। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा छा रहा था। तो ये पास्ट की बात हो रही है क्योंकि वो यहाँ पे पास्ट को शो कर रहा है, और आईएनजी फॉर्म ये शो कर रही है कि एक्शन कंटिन्यू था और पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू था, जारी था, लेकिन उसका टाइम मेंशन ही कब अंधेरा छा रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल इज वी वर वाचिंग टीवी ऑल इवनिंग। हम सारी शाम टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पे भी इस रूल के मुताबिक ये एग्जांपल है कि इसमें जो एक एक्शन है वो पास्ट के एक खास टाइम में जारी था, कंटिन्यू था। और हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, आई वाज रनिंग एट 5 o'clock यस्टरडे। कल 5 बजे मैं भाग रहा था।
तो यहाँ पे टाइम मेंशन है, यहाँ पे भी इस जुमले में भी एक एक्शन पास के टाइम में किसी खास टाइम में जारी था और वो जो टाइम है वो यहाँ पर मेंशन है, दैट इज 5 o'clock yesterday. Next use of this tense is it is used to describe some past event. यानी ये किसी माजी के वाकये के बारे में कुछ बताने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे he was laughing madly at the wedding. आपको ये वेडिंग अटेंड करके आए हैं और उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को किसी बता रहे हैं कि, और आप किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं कि he was laughing madly at the wedding. वो शादी पर पागलों की तरह हंस रहा था. तो ये भी इस्तेमाल है इसका कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को किसी पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि ये शो करता है कि प्रेजेंट के टाइम में कोई एक्शन कॉन्टिन्यू है. सो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. वही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट एंड पर आएगा. चूंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, बस हेल्पिंग ऑफ चेंज है. पास्ट में हम वॉज वर्ब को इस्तेमाल कर रहे थे और प्रेजेंट में हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स आर ही इज ईटिंग एप्पल्स. वो सेब खा रहा है, तो इज यहाँ पर प्रेजेंट को शो कर रहा है और आईएनजी यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है. और ये जो सेंटेंस है ही इज ईटिंग एप्पल्स, ये उसी फॉर्मूले के मुताबिक है. ही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ इज, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ईटिंग और उसके बाद एप्पल्स जो कि ऑब्जेक्ट है. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो ये भी उसी की एग्जांपल है, बस वॉज वर्ब की जगह इज एम आर लगा दिए, एम लगा दिए ताकि वो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट हो जाए. और नेक्स्ट एग्जांपल इज द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज. तो पास्ट के एग्जांपल में यहाँ पर वर्ड था और यहाँ पर इसको प्रेजेंट में शिफ्ट करने के लिए आर लगा दिया गया. नाउ अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या यूसेस हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले इस्तेमाल इसका, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी अगर आप किसी शिक्षक से बात कर रहे हैं, जिस वक्त आप किसी को कुछ बता रहे हैं, उस वक्त अगर कोई एक्शन कंटिन्यू है तो उस एक्शन को शो करने के लिए टेंस इस्तेमाल होता है. लाइक शी इज सिंगिंग, ब्रैकेट में लिखा है नाउ, मतलब अभी वो गा रही है. अगर कोई पर्सन आपको बता रहा है कि शी इज सिंगिंग, वो गा रही है, तो बोलने के दौरान इसका मतलब है कि जब वो बात कर रहा है तो इस दौरान वो कहीं पर गा रही है. नेक्स्ट सेंटेंसेस, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी. जो लड़के हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, मतलब इस वक्त वो हॉकी खेल रहे हैं. Another use of this tense is it is used for a temporary action. Temporary means आरजी, जो कि वक्ती हो. Temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. ये किसी ऐसे आरजी एक्शन को, काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जब आप किसी को बता रहे हो उस वक्त वो कंटिन्यू ना हो. मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपसे कहता है आई एम रीडिंग रोमियो एंड जूलियट, तो ये एक प्ले का नेम है. तो अगर वो आपसे ही कहता है कि मैं ये पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उस वक्त नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो इन दिनों में, मतलब कुछ दिनों से उसने इस नॉवल को, इस प्ले को स्टार्ट किया हुआ है और वो इसको पढ़ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ रहा. आई एम रीडिंग रोमियो एंड जूलियट, सो बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट. लेकिन मैं इसको इस वक्त नहीं पढ़ रहा, ऑल्दो मैं इसको काफी देर से पढ़ रहा हूं और आगे भी पढ़ूंगा. सो दिस इज द अनदर use of this tense. Next use of this tense is it is used to show an action that has already been arranged to happen in the near future. यानी किसी ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि ऑलरेडी मुस्तकबिल, आने वाले मुस्तकबिल में, करीबी मुस्तकबिल में अरेंज हो चुका हो कि ये हैपन होगा, अकर होगा. मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट. मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूं. आप फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में किसी को कह रहे हैं कि मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूं, लेकिन हालांकि अभी वो जो टाइम है, एक्शन है, वो अभी होना है, यानी नियर फ्यूचर में. टुनाइट अभी आपके लिए नियर फ्यूचर है, लेकिन नियर फ्यूचर में किसी एक्शन के लिए जो कि ऑलरेडी प्लान्ड हो, आप उसके लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. एक और एग्जांपल है माय अंकल इज अराइविंग टुमारो. तो ये भी प्लान्ड है, एक नियर फ्यूचर में एक एक्शन प्लान्ड है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ये वाला एक और इस्तेमाल था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का. नाउ कम्स फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि ये बताता है कि फ्यूचर के टाइम में कोई काम जारी होगा. सो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, शेल हमेशा आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा. शेल इज यूज्ड विद जस्ट आई एंड वी, और जो विल है वो आई और वी के अलावा बाकी तमाम वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं.
ही विल बी ईटिंग एप्पल्स, वो सेब खा रहा होगा। तो वही एग्जाम्पल, लेकिन इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट कर दिया है। और नेक्स्ट है आई शैल बी हैविंग ब्रेकफास्ट, तो आई के साथ शेल आ गया और आईएनजी फॉर्म से पहले बी आ गया क्योंकि ये फ्यूचर है। और लास्ट एग्जाम्पल इज द बॉयज विल बी मेकिंग अ नॉइज। अब हम इसके इस्तेमाल देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पहला यूज ये है कि इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी कंटिन्यू एट अ टाइम इन द फ्यूचर, यानी ये ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में किसी खास वक्त में जारी होंगे। मिसाल के तौर पर आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, मुझे लगता है कि जब हम जाएंगे शुरू करेंगे तो बारिश हो रही होगी। तो यहाँ पर ये जुमला ऐसे एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो कि आने वाले वक्त यानी फ्यूचर में किसी खास टाइम में जारी होगा। Another example is this time tomorrow I will be sitting on the beach in Singapore. इस वक्त कल के दिन मैं सिंगापुर में बीच पर बैठा हूंगा। तो इस जुमले में भी आने वाले वक्त यानी फ्यूचर में होने वाले एक खास एक्शन के बारे में बात हो रही है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। Another use of this tense is it is used to talk about actions in the future which are already planned or which are expected to happen, यानी ये फ्यूचर में उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि ऑलरेडी प्लान हो चुके हों और जो जिनके बारे में एक्सपेक्टेशन हो कि वो होंगे। और ये इस्तेमाल बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पढ़ा था जो कि नियर फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, मैं यहाँ संडे तक रुक रहा हूँगा। और इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं आई एम स्टेइंग हियर टिल संडे। तो इस यूज में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते हमसे मिल रहा होगा। तो इस जुमले में भी नियर फ्यूचर या फ्यूचर में ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन के बारे में बात हो रही है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले समराइज कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस को देखा है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके इस्तेमालात क्या होते हैं। और कॉन्टिन्यूस टेंसेस 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।